ठीक है, देखते हैं बेटा। सबसे पहला टर्म जो हम लोग आज सीखेंगे वो क्या होगा, देखिए। टॉपिक हमारा है कंजर्वेशन लॉ के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि और कंजर्वेशन लॉ हम लोगों को इस टॉपिक में कौन कौन से पढ़ने हैं। तो सबसे पहला टर्म उसके लिए हमें जरूरी होगा सीखना, जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। सुनिएगा ध्यान से। अब जिसको कुछ बुक में P से डिनोट किया गया है और कहीं कहीं पे इसको J से डिनोट किया गया है। लीनियर मोमेंटम जो होता है उसे हम लोग जो डिनोट करेंगे वो P से डिनोट करने वाले हैं। ठीक है, अब इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है बेटा P इज इक्वल टू M इंटू V। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है, मास कांस्टेंट है, V मेरा एक वेक्टर है। तो हमें मालूम है, वेक्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर किसी वेक्टर में किसी स्केलर से आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो प्रोडक्ट जो मिलता है वो अपने आप में वेक्टर मिलता है। मतलब एक वेक्टर में एक स्केलर से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट मुझे मिलेगा एक वेक्टर। तो मुझे यहां से ये बात समझ में आई कि ये जो टर्म है जिसका नाम है लीनियर मोमेंटम, ये लीनियर मोमेंटम अपने आप में मैथमेटिकली मास एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। और ये कैसी क्वांटिटी है, तो मैं बोल सकता हूं ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब अगर ये वेक्टर है तो इसके बारे में दूसरी बात आप क्या बोल सकते हो, आप बोलोगे कि सर इसके यूनिट के ऊपर हम देखेंगे, ध्यान देंगे यूनिट क्या होगा। तो यूनिट का तरीका है, मास का यूनिट अगर ऐसा यूनिट आप लें तो केजी, और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड। तो केजी मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट हुआ। इसका एक अदर यूनिट भी है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूटन सेकेंड। ये इसके एसआई यूनिट हैं। मतलब एसआई यूनिट का जिक्र करूं तो मैं या तो केजी मीटर पर सेकेंड बोलूंगा या न्यूटन सेकेंड बोलूंगा। अगर इसके सीजीएस यूनिट की मैं बात करूं तो सीजीएस यूनिट क्या होगा बेटा, केजी। केजी को सीजीएस में किससे हम लोग रिप्लेस करते थे बेटा, ग्राम से। मीटर को किससे करते थे, सेंटीमीटर से, और सेकंड हमारा सेकंड रह जाता था। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड बोलूं, या न्यूटन को हम लोग किससे रिप्लेस करते थे बेटा, डायन से। याद होगा आपको, डायन, और सेकंड हमारा रह गया सेकंड। तो हमें समझ में आया लीनियर मोमेंटम जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड m इंटू वी होता है, और इसका एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट ऐसा होगा। तीसरी बात, अगर मैं बोलूं कि मैं यहां पे चाहता हूं कि इसके डायमेंशन के ऊपर चर्चा करूं, इसका डायमेंशन कितना होगा। ठीक है, तो डायमेंशन हम कैलकुलेट कर लेंगे आसानी से। डायमेंशन क्या होगा, अब डायमेंशन की बात करें तो सिंपल अप्रोच डायमेंशन में होता था कि इधर P का डायमेंशन आपने लिखा, यहां पे M का डायमेंशन लिखना है, और फिर आपको V का डायमेंशन लिखना है। अब M का डायमेंशन आपको मालूम है M होता है, और V का LT-1। सो यहां पे आपके पास P का डायमेंशन भी आ गया। तो ये बेसिक बातें हैं जो लीनियर मोमेंटम के बारे में आपको मालूम होनी चाहिए कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, तो हमने बोला लीनियर मोमेंटम के बारे में चर्चा हुई तो P इज इक्वल टू एम भी डिनोट करेंगे P से, कहीं कहीं बुक में J से फॉरेन ऑथर भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब यूनिट हमारा केजी मीटर पर सेकेंड हुआ या न्यूटन सेकेंड दे तो दोनों ही चलते हैं, और सीजीएस जो यूनिट है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड या डाइन सेकेंड, इसका डायमेंशन हमारे पास आ गया MLT-1। अब बात आती है कि ये बेसिकली करता क्या है। अगर मैं बोलूं कि मेरा जो P है ये P किस चीज को मेजर करेगा, तो बेसिकली बोला जाता है इट मेजर्स द मोशन ऑफ अ बॉडी। मतलब इसके बारे में बोल सकता हूं कि ये क्या मेजर करेगा। इसकी अगर मैं बात
करूं तो ये मेजर करने वाला है मोशन के बारे में। मतलब मोशन को जैसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी से डिफाइन करते थे, वैसे P इज इक्वल टू mv लीनियर मोमेंटम से भी डिफाइन करेंगे। और याद होगा आपको, जब हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी की चर्चा की थी तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन P के साथ भी निकाला था। मतलब मोशन की अगर चर्चा करेंगे आप, तो आपको लीनियर मोमेंटम की भी चर्चा करनी पड़ेगी। तो ये हमारा हो गया एक बेसिक बातें लीनियर मोमेंटम के बारे में। बट अब एक चीज समझना, मैथमेटिकल इसका बैकग्राउंड क्या है। थोड़ा सा मैथमेटिकल बैकग्राउंड और फिजिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में चर्चा कर लें। अगर मैं बोलूं यहां पे P जो है इज इक्वल टू mv है, सॉरी m पे नहीं रहेगा, ये v पे रहेगा। यहां से लिख देता हूं नीचे। तो P इज इक्वल टू mv की अगर मैं बात करता हूं तो यहां से ठीक है। अब यहां से देख लो, P इज इक्वल टू mv की अगर मैं बात कर लूं सिंपली, तो क्या मेरे पास आ जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि P जो है वो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विथ रिस्पेक्ट टू T, अगर T के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा, dP बाई dt इज इक्वल टू, यहां पे एक बात समझना, डिफरेंशिएशन आपको मैं पढ़ा चुका हूं बेसिक मैथमेटिक्स में। अगर आप चाहेंगे तो बेसिक मैथमेटिक्स में आज भी डिफरेंशिएशन होने वाला है 11th वालों का। P इज इक्वल टू mv है। अब m भी अगर जरूरी नहीं है कि m कांस्टेंट हो, m भी बदल सकता है, जैसा कि चेन प्रॉब्लम में बदला था या रॉकेट में हम बात करेंगे। इसका मतलब है कि मास भी टाइम के साथ बदल सकता है और वेलोसिटी तो टाइम के साथ बदलेगा ही, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है तो इसको मैं u इंटू वी मान सकता हूं, दोनों टाइम के साथ बदलेंगे। और u इंटू वी डिफरेंशिएशन में क्या बोलता है, यहां पे आपको डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी का शायद फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा। अगर मैं इसको x के रिस्पेक्ट में करूं तो u को बाहर लेते थे, dv बाई dx करते थे, फिर v को बाहर लेते थे, du बाई dx करते थे। मतलब ये u इंटू वी जो है उसका किस तरीके से डिफरेंशिएशन होगा, ऐसे होता है। तो अगर मैं यहाँ पे m को u और v को v मानूं तो क्या होगा, देखो पहले मैं करूंगा m को मैंने बाहर लिया तो ये आ गया dv बाई dt, क्योंकि मैं t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं। फिर मैंने v को बाहर लिया और फिर मेरा आ गया dm बाई dt। अब यहां से ये एक्चुअल मेरा फॉर्मूला होता है। अब इसमें स्पेशल केस करके हम लोग डिफरेंट बातें कर सकते हैं। जैसे पहला केस 1 की बात कर रहा हूं। अगर मैं बोलूं कि पूरे प्रोसेस में मास जो है वो कांस्टेंट है, अगर मास कांस्टेंट है तो मैं बोल सकता हूं dm बाई dt जो क्या होगा वो 0 होगा। सो दिस फॉर्मूला बिकम्स dp बाई dt विल बी इक्वल टू m dv बाई dt। और यहां से बेटा m dv बाई dt आपको मालूम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन आ गया, और m इंटू a को हम लोग बोलते हैं फोर्स। ये बेसिकली न्यूटन सेकेंड लॉ आ गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। सो dp बाई dt की वैल्यू f आ गई। मतलब इस पार्टिकुलर केस के लिए जब ये केस मैं लूंगा तो ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए कि ये तब का केस है जब m कांस्टेंट है और वहां पे रिलेशन आ गया dp अपॉन dt विल बी इक्वल टू f। ये हमारा एक फॉर्मूला मिल गया। अब यहीं पे कोई बच्चा बोले नहीं सर केस 2 अगर हम डिस्कस करें तो क्या कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे m कांस्टेंट था, इस बार मेरा m कांस्टेंट नहीं है
बल्कि v कांस्टेंट है। अब वेलोसिटी अगर मेरी कांस्टेंट है तो मैं क्या बोल पाऊंगा, ये समझिएगा। इसका डिफरेंशिएशन जो होगा dv बाई dt जीरो होगा। आपको मालूम होगा जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन दैट इज नथिंग बट dv बाई dt वो जीरो होता है। अब इस इक्वेशन में अगर आप पुट करें तो आप पाएंगे कि dp बाई dt विल बी इक्वल टू, ये m dv बाई dt वाला पोर्शन जीरो हो गया, आपको मिल जाएगा v dm बाई dt। मतलब अब जो आपका फॉर्मूला बना, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका dp बाई dt इज इक्वल टू v dm बाई dt। अब ये समझना कि ये कौन सा फॉर्मूला कब मैं अप्लाई करूंगा, ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जब क्वेश्चन में कांस्टेंट मास दे तो आप सिंपली dp बाई dt इज इक्वल टू f, ये वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे। बट अगर क्वेश्चन में बोले कि वेलोसिटी कांस्टेंट है और रॉकेट के रिगार्डिंग बात करें कि उसका मास वेरी कर रहा है, तो वहां पे आप फॉर्मूला लगाएंगे dp बाई dt इज इक्वल टू v dm बाई dt। तो इस तरीके से और आप समझ पाएंगे कि बेसिक जो फॉर्मूला हमारा आया था वो dp बाई dt आया था, ये वाली वैल्यूज। इसके दो केस हो गए, मास कांस्टेंट का और वेलोसिटी कांस्टेंट का। तो इतनी बातें हमें समझ में आई। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ओके, अब इसमें कुछ बातें की जाती हैं कि ठीक है, ये चीज तो मुझे समझ में आ गया, मेरा फॉर्मूला बेसिक क्या है, यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, ये किस बारे में बताता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब समझना, अब यहां पे चीजें अगर ग्राफ के रिगार्डिंग दे दें तो हम क्या करेंगे। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो आया, वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या था बेटा, dp अपॉन dt विल बी इक्वल टू m dv बाई dt प्लस v dm अपॉन dt। अब देखिएगा dp बाई dt की ये वैल्यूज हमारे पास आई थी, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला यही है। अब सिचुएशन के हिसाब से हम लोग बाकी चीजें बदलते रहते हैं। अब मैं बोलूं कि अगर ग्राफ के रिगार्डिंग कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे। सपोज ये मेरा वर्टिकल एक्सिस p एक्सिस है और ये मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस t एक्सिस है। p से मेरा तात्पर्य है p इज इक्वल टू mv लीनियर मोमेंटम, और t मेरा क्या है बेटा, सेकेंड टाइम है, तो इसको मैं इसका यूनिट लिख दूंगा इसके बगल में सेकेंड, और p का लिख दूंगा न्यूटन सेकेंड, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि p कौन सी क्वांटिटीज हैं। अगर p वर्सेस t का ग्राफ है, और ये ग्राफ जो है, सपोज कर लीजिए आप कि ऐसा एक ग्राफ दिया गया है, ऐसा, एंड नाउ दिस एंगल इज गिवन, सपोज दिस एंगल इज 45 डिग्री। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, स्लोप को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते थे, जो क्या होता था, वर्टिकल मतलब dp अपॉन हॉरिजॉन्टल dt। अब चेंज इन वर्टिकल अपॉन चेंज इन हॉरिजॉन्टल, और इसकी वैल्यूज हुआ करती थी tan थीटा के बराबर। तो यहाँ पे मेरी वैल्यूज हो जाएगी tan 45, और वो वैल्यूज मुझे मिल जाएगा 1। मतलब मैं बोल सकता हूँ dp बाई dt, और dp बाई dt जो होता है कांस्टेंट मास के लिए f होता है m इंटू a होता है। इसलिए आप बोल पाएंगे कि जो स्लोप है मेरा, ये स्लोप मुझे क्या देगा, dp बाई dt देगा, जिसे हम बोलेंगे कि मुझे फोर्स मिल जाएगा। तो अगर p वर्सेस t ग्राफ दिया गया है तो आसानी से आप कैलकुलेट कर पाएंगे फोर्स। अगर इसमें यहीं पे बदलता हूं मार्कर और दूसरा ले लेता हूं, सपोज कर लीजिए इसका नाम दे दिया 1
और इसको बोल दिया 2। इसका एंगल जो है टोटल, इस एंगल को हमने बोला 60 डिग्री। आपसे बोलेगा आप बताएं फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। आंसर होगा पहला फोर्स 1 न्यूटन का होगा और दूसरा फोर्स tan 60 होती है √3। ठीक है, दूसरा जो होगा वो tan 60 √3 न्यूटन का होगा। सो अगर आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना पड़ जाए, F1 को रिप्रेजेंट करेंगे आप, तो बोलेंगे F1 विल बी नथिंग बट 1 न्यूटन एंड F2 विल बी नथिंग बट √3 न्यूटन। तो यहाँ से अगर ग्राफ से क्वेश्चन दे दे P वर्सेस T, तो भी आप कैलकुलेट कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ द स्लोप dp/dt, और ये आपको फोर्स दे देगा। अगली बात, अगर यहीं पे क्वेश्चन में सपोज कर लीजिए वर्टिकल एक्सिस आपका फोर्स दे दिया और हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपका जो है ये टाइम दे दिया। अगेन दोनों के ब्रैकेट में उनका यूनिट जरूर लिख दिया कीजिए, टाइम का यूनिट सेकेंड और फोर्स का यूनिट न्यूटन। अब आपसे पूछा जाए कि आप बता दो आपको कोई एक वैल्यूज ऐसा इस तरीके से कोई एक ग्राफ आपके पास है। इस पॉइंट का नाम आपने दे दिया T1, इस पॉइंट का नाम आपने दे दिया T2। अब जब इस पोर्शन का आप एरिया निकालेंगे, ठीक है, इसको आप स्ट्रेट लाइन भी ले सकते थे इसको, ठीक है, आप जैसा चाहें। अगर आप इस पोर्शन के एरिया के बारे में चर्चा करना चाहेंगे तो आपको इसका एरिया क्या देगा। तो एक बात आप समझिए, एरिया स्लोप हम डिवाइड करके लाते हैं और एरिया मल्टीप्लाई करके लाते हैं। अब आप समझिए F इंटू टी आपको मिलने वाला है और F इंटू टी क्या हमें देगा, ये चीज थोड़ा अच्छे से समझते हैं। अगर मैंने बोला कि मेरे पास dp/dt की वैल्यूज F हो गई है, तो सिंपली मैं बोल सकता हूं, अगर मैं बोलूं dp/dt विल बी इक्वल टू F। याद रखिएगा ये तब का केस है जब m हमारा क्या था, कांस्टेंट था। मास जब कांस्टेंट होगा तब ये केस आपको मिलेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। अब यहां पे F अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो लिख पाऊंगा dp इज इक्वल टू F इंटू dt। अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो मुझे क्या वैल्यूज मिलने वाली है, ये मैं लिखता हूं इनिशियल लीनियर मोमेंटम से फाइनल लीनियर मोमेंटम तक। तो टाइम का लिमिट मेरा हो जाएगा T1 से T2 तक। अब dp का इंटीग्रेशन होगा p, लिमिट पुट करूंगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये वैल्यूज आएगी p फाइनल माइनस p इनिशियल विल बी इक्वल टू f बाहर आ जाएगा, f बाहर आएगा तो मेरे पास मिल जाएगा dt और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा T2 माइनस T1। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि डेल्टा P जो हो गया ये मुझे मिल गया F इंटू डेल्टा टी। और ये एक बहुत अच्छी इक्वेशन आपके पास आ गई, मतलब आप बोल पाओगे चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू F इंटू डेल्टा टी। और ये एक अपने आप में नया टर्म है जिसको हम बोलते हैं इम्पल्स। ठीक है, मतलब आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि अब ये यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा इक्वेशन हमारे पास आ गया और इस पे हम लोग क्वेश्चंस कर पाएंगे अच्छे वाले। तो डेल्टा पी किसके बराबर हो गया, डेल्टा पी मतलब पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, चेंज इन द लीनियर मोमेंटम। डेल्टा टी मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। यहाँ टी आई की जगह पे आप चाहते तो टी इनिशियल भी लिख सकते थे और T2 की जगह पे आप चाहते तो T फाइनल भी लिख सकते थे। सो डेल्टा P इज इक्वल टू F इंटू डेल्टा टी। अब हमें ये बात समझ में आई कि अच्छा एरिया की अगर मैं चर्चा करूंगा तो F इंटू वर्टिकल एक्सिस मेरा F है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस यहां से यहां तक का ये वाला पोर्शन आएगा जिसको मैं बोल सकता हूं डेल्टा टी, और इस पोर्शन को मैं बोलूंगा F। तो F इंटू डेल्टा टी की वैल्यूज क्या आ जाएगी मेरे पास, डेल्टा P। मतलब आप बोलोगे एरिया अंडर F वर्सेस T ग्राफ विल गिव
अब बताओ आप, F इंटू डेल्टा टी आपको क्या देगा? चेंज इन लीनियर मोमेंटम। चेंज इन लीनियर मोमेंटम, एक चीज ध्यान रखना, ये मत बोल देना कि मोमेंटम देगा। मोमेंटम देगा ये एक स्पेशल केस हो सकता है इफ इनिशियल मोमेंटम विल बी जीरो। अगर इनिशियल मोमेंटम जीरो होगा तो पी फाइनल आपको मिलेगा, बट एक्चुअल वैल्यूज क्या होगी? आपको डेल्टा पी मिलेगी। सो आप बोलोगे एरिया अंडर द एफ वर्सेस टी ग्राफ विल गिव चेंज इन द लीनियर मोमेंटम, मतलब आपको ये डेल्टा पी देगा। वेक्टर के फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। अगर वेक्टर लिखना चाहेंगे तो आप यहाँ पे एरो मार्क कर दें दोनों साइड, यहाँ भी एरो होगा और यहाँ भी एरो होगा, ठीक है? क्योंकि एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को आप माइनस करेंगे तो आपको वेक्टर ही मिलने वाला है, और फोर्स ऑलरेडी आपको मालूम है वेक्टर होता है। तो यहाँ से हमें समझ में आ गई कि अब जो लीनियर मोमेंटम के बारे में हमसे इतने सारे इंफॉर्मेशन दिए जा सकते हैं। अब इनके ऊपर हम लोग देखेंगे कि और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ओके, अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या आया। पहला फॉर्मूला आया dp बाई dt विल बी इक्वल टू m dv अपॉन dt प्लस v dm अपॉन dt। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास आया डेल्टा p विल बी इक्वल टू f इंटू डेल्टा t। अब यहाँ पे एक नया टर्म मेरे पास आ गया है, यही वाला। अभी हमने P के बारे में चर्चा की और सारी बातें समझा कि चेंज इन द मोमेंटम क्या होता है, बट F इंटू डेल्टा टी एक नया टर्म देगा जिसको हम लोग बोलेंगे इम्पल्स। सुनिएगा ध्यान से, इम्पल्स का क्या मतलब है? जब मैं बोल रहा हूं इम्पल्स, तो हम लोगों ने अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस की हुई है, उन चीजों की चर्चा करेंगे। ये इम्पल्स क्या बताता है? ये बताता है कि अगर एक लार्ज अमाउंट का फोर्स बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगे तो उसके प्रोडक्ट का ही नाम है बेटा इम्पल्स। मतलब ये कंडीशन है कि एफ शुड बी वेरी मच लार्ज, एफ बहुत ज्यादा लार्ज होना चाहिए लेकिन डेल्टा टी बहुत स्मॉल होनी चाहिए। अब आप यहां से हम लोग बोलते हैं तो इम्पल्स को आप जो नोटेशन देना चाहो, एफ इंटू डेल्टा टी की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है? अब एफ इंटू डेल्टा टी के बारे में चर्चा, इसका नाम हमने दे दिया इम्पल्स। अब इम्पल्स के बारे में चर्चा करें तो हम यहां पे जो फोर्स मेरा हो जाता है, इस फोर्स का नाम हो जाता है इम्पल्सिव फोर्स। मतलब इम्पल्सिव फोर्स अगर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगे तो आप बता पाओगे कि ओके, जो हमारा वैल्यूज आएगा वो चेंज इन मोमेंटम के लिए आएगा, ये हमारा इक्वेशन। मतलब हमें समझ में आया कि अब मुझे इम्पल्स भी डिफाइन करना पड़ेगा। अब देखो इम्पल्स जो होता है इसके तमाम एग्जाम्पल पड़े हुए हैं। पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, बेस्ट एग्जाम्पल तो है क्रिकेट का। क्रिकेट आप लोग देख चुके हो, अरे कहीं ना कहीं तो आप खेलते होंगे, देखते होंगे। क्रिकेट में जब कोई प्लेयर क्या करता है, जब कोई प्लेयर ऐसा करता है कि वो सिक्स मारने की कोशिश करता है तो करता क्या है, बॉल के ऊपर बहुत ही लार्ज अमाउंट का फोर्स लेकिन बहुत ही शॉर्ट इंटरवल के लिए। मतलब अब समझो बैट और बॉल एक दूसरे के साथ समथिंग मिली सेकेंड में एक दूसरे के साथ रहे होंगे, लेकिन उसका इफेक्ट होता है कि बहुत ज्यादा लार्ज फोर्स लगता है। तो क्रिकेट बेस्ट एग्जांपल हो गया। आप चाहो तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल हैं। फुटबॉलर का एग्जांपल आपके पास है। इसके बाद गोल्फ जो लोग खेलते हैं वो भी वही करते हैं।
या हम लोग टेनिस की बात करें तो उसमें भी यही चीज होती है। मार्शल आर्ट्स की बात करें तो वहां भी हम लोग यूज करते हैं इंपल्सिव फोर्स का। या फिर पाइल ड्राइवर, अगर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होंगे तो आप देखेंगे कि लैंड में हम लोग क्या करते हैं, फुटिंग करने के लिए पाइल्स करते हैं। अब ये ऐसा होता है, इसको पाइल, इसके ऊपर एक लार्ज फोर्स लगता है। जब इसके ऊपर लार्ज फोर्स लगाते हैं तो ये नीचे के डायरेक्शन में जाता है, इसको बोलते हैं पाइल। तो इस सिस्टम को बोला जाता है पाइल ड्राइवर। ठीक है, तो पाइल के केस में भी हम लोग देखते हैं। मतलब हमें समझ में आ रहा है कि इंपल्स का तमाम एग्जाम्पल हमारे पास हैं। ठीक है, आप मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास हैं। आप क्रिकेट है, फुटबॉल है, टेनिस है, पाइल ड्राइवर हो गया, मार्शल आर्ट्स हो गया, ये सारे एग्जाम्पल आपके किसके हैं, इंपल्सिव फोर्स के हैं। बट एक क्वेश्चन यहाँ समझने वाला है, अगर बोला जाए कि इंपल्सिव फोर्स के बारे में कुछ चर्चा, तो ये तो मुझे समझ में आई कि इंपल्सिव फोर्स जो होता है जो में बहुत स्ट्रांग होता है। ध्यान दीजिएगा, नेचर में जितने फोर्सेस हैं, आप लोगों ने 11th वाले पोर्शन में पढ़ा होगा 4 टाइप के फोर्सेस के बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। इन सब की अगर चर्चा करें तो आप पाएंगे कि इंपल्सिव फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है अभी तक नेचर, इसीलिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। तो इंपल्स फोर्स के बारे में हमें समझ में आ गया। अगर लार्ज अमाउंट का फोर्स शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक्ट करे तो सिंपल हम बोल देंगे कि ये मेरा फोर्स जो होगा इंपल्सिव होगा। अब ग्रेविटेशनल हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया, इनको हम इंपल्सिव फोर्स के अंदर नहीं मानते हैं। कभी कभी नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन जो हो गए ये इंपल्सिव फोर्स की तरह काम करने लगते हैं, बट वो कंडीशन बेस्ड है। ठीक है, किसी पार्टिकुलर कंडीशन में वो इंपल्सिव फोर्स की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पे जो बात हमें समझ में आई वो ये बात समझ में आई कि ठीक है, डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी होगा। तो इसका स्टेटमेंट होगा चेंज इन द लीनियर मोमेंटम ड्यू टू इंपल्सिव फोर्स इज नोन एज नथिंग बट द इंपल्स। चेंज इन लीनियर मोमेंटम जो होगा इंपल्सिव फोर्स की वजह से वो इंपल्स के बराबर होगा, और इस पे आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। अब ये इंपल्स और इम्पैक्ट का क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। 3 एग्जाम्पल मैं लूंगा। सपोज कर लीजिए कि ये एक मैसिव वॉल है। जनरली ऐसे एग्जाम्पल हम लोग देते हैं जब गाड़ी की सेफ्टी के चेक किए जाते हैं, तो गाड़ी को क्या किया जाता है, व्हीकल को बहुत तेज रफ्तार से इसमें टक्कर मारा जाता है। तो टक्कर मार करके देखा जाता है कि क्या इम्पैक्ट इस वॉल ने इसके ऊपर दिया। तो ध्यान से समझिएगा, मैं 3 एग्जाम्पल ले रहा हूं। सपोज करो ये एक बॉल है, ये बड़ा बॉल है और ये उससे भी बड़ा बॉल है। अब यहां पे ये मेरी वॉल है। अगर मैं बोल रहा हूं कि इसका मास जो है सपोज करो 1 kg है एंड ये मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। इसका मास 2 kg है और ये मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। इसका मास 5 kg है, ये मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। अगर मैं बोलूं कि ये सारी जो वेलोसिटी मैंने दे रखी है, ये सारी की सारी वेलोसिटी जो हैं ये कैसी हैं, आपको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो क्या होगा इंपैक्ट, क्या होगा इंपल्सिव फोर्स। ठीक है, एक चीज समझना, ये अगर मैं इसके बात करूं लीनियर मोमेंटम की, तो मास इंटू वेलोसिटी करूंगा तो मुझे 10 मिलेगा। यहां भी अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 इंटू 2 मुझे 10 मिलेगा, और यहां भी मुझे 5 इंटू 2 मिलेगा 10। मतलब मुझे समझा इन तीनों ही का जो केस मैंने एग्जांपल में लिया है, इन सब का लीनियर मोमेंटम क्या है, सेम है। लीनियर मोमेंटम अगर सेम है तो मैं बोल पाऊंगा ओके। मतलब इनके बारे में अगर चर्चा करूं तो लीनियर मोमेंटम में एक बात समझ में आई कि अगर 1 kg की चीज 10 मीटर पर सेकेंड से मूव करे और 5 kg की चीज 2 मीटर पर सेकेंड से मूव करे तो दे आर प्रोड्यूसिंग द सेम इफेक्ट। मतलब समझा ओके। या फिर मैं बोल दूं कि बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट हो गया और ये हो गया 10 kg का, अगर ये मूव करे यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड से
तो ये सेम इफेक्ट देगा जो इफेक्ट मुझे 1 kg की चीज 10 मीटर पर सेकेंड से मूव करके देगी। समझ में आई बात? अब आप बोलोगे सर कितनी अच्छी, अगर इसको हम फिलॉसफी से जोड़ के देखें तो देखो लाइफ भी यही है। बोला जाता है ना, कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमारी मेंटल लेवल या आईक्यू या अंडरस्टैंडिंग कमजोर है। तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग कमजोर है तो अंडरस्टैंडिंग को आप एज्यूम कर सकते हो मास से। तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग कमजोर है तो आप मेहनत कर लो, 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार पकड़ो। जिनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा है, 5 है, उनको बोला जाता है भाई 2 घंटा भी पढ़ करके उनका काम हो जाता है। तो मतलब यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि ये इफेक्ट की अगर बात करेंगे तो इफेक्ट दोनों के मल्टीप्लीकेशन का इफेक्ट होगा। मतलब 1 kg की चीज अगर 10 मीटर पर सेकंड से मूव करे और 10 kg की चीज अगर 1 मीटर पर सेकंड से मूव करे तो दे आर प्रोड्यूसिंग द सेम इफेक्ट। हमने समझा? अच्छा, ये इसका कंडीशन है, मतलब ये मेरे इफेक्ट है। एक चीज आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा कि जब कोई क्रिकेटर किसी बॉल को कैच करता है तो क्या करता है, अपनी हाथों को पीछे ले जाता है। अपनी हाथों को पीछे क्यों ले जाता है? क्योंकि वो डेल्टा टी को इंक्रीज कर देता है। ध्यान से सुनिएगा, डेल्टा टी को इंक्रीज कर देगा तो ऑटोमेटिक उसका फोर्स जो है वो कम हो जाएगा। मतलब यहां से आप बोल सकते हो, उस इक्वेशन की बात अगर करूं तो एफ भी लिखा जा सकता है बेटा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अगर टाइम को मैं बढ़ा दूंगा तो ये मेरा जो इंपल्सिव फोर्स है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दैट्स वाई जो कैच करने वाला बंदा है अपनी हाथों को पीछे खींच के ले जाता है। कब? जब बॉल उसके हाथ में आता है तो ये कांटेक्ट में जब आने के बाद अपनी हाथों को पीछे खींच करके ले गया, मतलब कांटेक्ट का टाइम उसने बढ़ा दिया, जिससे कि इंपल्सिव फोर्स उसकी हाथों पे जो इफेक्ट दिया वो कम देता है। मतलब अगर बॉल आ रही है और डायरेक्टली वो यहाँ पे अपना हाथ रख दे, पीछे न ले जाए, तो ये पॉसिबिलिटीज हैं कि हाथ पे बहुत ज्यादा उसको चोट लग जाए। तो प्रैक्टिकली वो क्या करता है, इसको पीछे लेकर के जाता है, डेल्टा टी की वैल्यूज को इंक्रीज कर देता है, और डेल्टा टी जैसे इंक्रीज होती है इंपल्सिव फोर्स जो उसकी हथेली पे लग रहा होता है वो रिड्यूस हो जाता है। एक दूसरा एग्जांपल, जो अंडे रखने वाले होते हैं, आपने देखा होगा, मैं एक्चुअल डायग्राम नहीं बना पा रहा हूं, ऐसा उनका कुछ स्ट्रक्चर होता है, इसमें रखे जाते हैं एग्स को। ठीक है, अब एक कार्टन जो है ये ऐसा सपोज कर लो, ऐसा, ये ऐसा क्यों बना रहता है मालूम है? वहां भी इंपल्सिव फोर्स के वो है। जब बाहर से एक्सटर्नल कोई फोर्सेस लगे तो ये क्या कर लेते हैं, कांटेक्ट को आपको यहां तक पहुंचने में ज्यादा वक्त लगता है इसके स्ट्रक्चर की वजह से। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जो होता है इस तरीके से होता है जिसमें बीच में एक्स रखे जाते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जो आपका फोर्स यहां तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा तो फोर्स की मैग्नीट्यूड कम हो जाएगी और एग हमारे क्या हो जाते हैं, सेफ रहते हैं। मतलब हमें समझा कि फिजिक्स को बेसिकली हम लोग बहुत पहले से डे टू डे लाइफ में यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक की बातें आपको समझ गई होंगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, अब न्यूमेरिकल देखते हैं कि कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं और न्यूमेरिकल्स में क्या क्या गलतियां आप करेंगे। ठीक है बेटा, ये देखिए, अगर आप लोग लिखेंगे तो पहला क्वेश्चन, पहला एग्जांपल आप लोग लिखिए सभी लोग। फर्स्ट एग्जांपल मैं डेटा लिख दूंगा, स्टेटमेंट में बोल रहा हूं द रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल, द रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल इन अ रॉकेट इज 50 ग्राम पर सेकेंड। अब डेटा देखिए क्या दिया है, 50 ग्राम पर सेकेंड। The rate of burning of fuel in a rocket is 50 ग्राम पर सेकेंड। ग्राम मेरा किसका यूनिट है, मास का, और सेकेंड किसका है, टाइम का। मतलब यहां पे आपको dm अपॉन dt की वैल्यूज दी हुई है। एक लाइन पढ़ेंगे फिजिक्स में और एक लाइन में जो मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगा उसको गिवन डेटा में लिख देंगे। तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करने का बेसिक पार्ट यही होता है, एक एक लाइन को पढ़ते जाइए और आप गिवन डेटा लिखते जाइए और फिर देखिए कि क्या मुझे कैलकुलेट करना है। तो पहले लाइन का मतलब क्या हुआ, द रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल
in a rocket is 50 gram per second and comes out with a velocity of 4 into 10 to the power 3 meter per second. वेलोसिटी दिया, द फोर्स exerted by gas on rocket will be, आपसे पूछ रहा है द फोर्स exerted by gas on rocket will be. अब फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं. द रेट ऑफ बर्निंग ऑफ fuel इन अ रॉकेट इज 50 ग्राम पर सेकेंड एंड कम्स आउट विथ वेलोसिटी 4 into 10 to the power 3 meter per second. The force exerted by gas on rocket will be. ये पूछा हुआ क्वेश्चन है. अब एक बात बताइए, क्या ये वेलोसिटी आपको कांस्टेंट दिख रही है? तो आप सबसे पहला फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? dp बाई dt इज इक्वल टू m dv बाई dt प्लस v dm अपॉन dt. आप खुद ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करूं कि वेलोसिटी मेरी ये कांस्टेंट है 4 into 10 to the power 3, ये कांस्टेंट है, ये चेंज होने वाली नहीं है समय के साथ. इसका मतलब dv बाई dt जीरो हो गया, तो डायरेक्टली ये टर्म मेरा जीरो हो गया और यहां से आप लिख पाएंगे v इज नथिंग बट 4 into 10 to the power 3 into dm बाई dt की वैल्यूज दे रखी है 50 ग्राम पर सेकेंड. तो आप इसको चेंज कर लेंगे, 50 ग्राम को केजी में चेंज करेंगे तो बेटा कितना आएगा? 10 to the power -3, ये हो गया केजी पर सेकेंड. तो यहाँ पे यूनिट आपने चेंज कर लिया 50 into 10 to the power -3. अब यहाँ से डायरेक्टली आपके पास जो वैल्यूज आ गई वो 4 into 50 200 न्यूटन की आ गई. यही आपका है dp बाई dt और इस dp बाई dt को ही हम लोग फोर्स बोलते हैं. ये जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन में बस आपको ये बताना था कि आप dp बाई dt इज इक्वल टू एम dv बाई dt ही याद मत रखिए, क्योंकि हो सकता है कि मास v वेरी करे. तो एक्चुअल फॉर्मूला ये है. अब इसमें जो चीजें दी रहेंगी उसकी वैल्यूज पुट करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे. तो अब जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे देखेंगे कि मास कांस्टेंट है या वेलोसिटी कांस्टेंट है एंड उसके अकॉर्डिंगली ही आप फॉर्मूले को यूज करेंगे. समझ में बात आई? ओके. अब दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ब्लॉक है, एक बॉल है. इस बॉल का मास जो मन में आए आप ले लें. कितना ले लूं आप बता दीजिए, आप लोगों में से कोई बच्चा? 1 kg. चलिए 1 kg ले लिए. अब ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे एक मैसिव वॉल है. अब ये मूव कर रहा है, सपोज कर लो 100 मीटर पर सेकेंड से. बुलेट की तरह बिहेव करने लगा है. अब 1 kg है, 100 मीटर पर सेकेंड से ये मूव कर रहा है. इस वॉल पे टक्कर किया और टक्कर के बाद ये रिटर्न हो गया सेम वेलोसिटी से 100 मीटर पर सेकेंड से. ठीक है. आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट एवरेज फोर्स experienced by the ball. Calculate the average force experienced by the ball. आप बता दें एवरेज फोर्स बॉल कितना एक्सपीरियंस करेगा, इसकी वैल्यूज आप कैलकुलेट कर लें. करेंगे काइंडली सॉल्व. अब आपके पास फॉर्मूला क्या है सुनिए. आपके पास एक फॉर्मूला है डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा. ये आपको दिया गया है और एक स्टेटमेंट और देगा, द बॉल विल रिमेन इन कॉन्टैक्ट. जब ये बॉल इसको टक्कर देगा यहाँ पे तो इसके साथ जो कॉन्टैक्ट रहेगा वो टाइम सपोज कर लो आपको दिया हुआ है 1 सेकेंड. 1 सेकेंड तक कॉन्टैक्ट में रहा, मतलब बॉल गया, टक्कर मार के रिटर्न आ गया. अब आप बताएं क्या होगा. यहाँ पे एरो था, यहाँ पे भी एरो. एफ को आप क्या लिखोगे? एफ आपसे पूछा जा रहा है. आप बोलोगे डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी.
ध्यान दीजिएगा यहाँ पे डेल्टा पी एक वेक्टर क्वांटिटी है. दिस कैन बी रिटन एज एम वी माइनस एम यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी. अब मैं एफ निकालने की बात कर रहा हूं तो मैं सिंपली बोलूंगा पूरे प्रोसेस में मेरा मास लॉस नहीं हुआ है. जो 1 केजी का ब्लॉक था, बॉल था, ये यहाँ टक्कर के बाद भी 1 केजी का ही रहा है, कोई मास का लॉस नहीं हुआ है. सो दोनों में मास सेम है. मैंने मास को बाहर निकाल लिया और मेरे पास फॉर्मूला आ गया v माइनस यू अपॉन डेल्टा टी. यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं, ध्यान देने वाली बात है. v वेक्टर के फॉर्म में है, सो डायरेक्शन आपको जरूर लेना पड़ेगा. मतलब f की बात आप करेंगे तो f इज इक्वल टू m इज नथिंग बट 1 v फाइनल. फाइनल वेलोसिटी अगर मैं बोलूं कि इस डायरेक्शन को मैं प्लस आई बोलता हूं तो मुझे इस डायरेक्शन को माइनस आई बोलना पड़ेगा. मतलब अगर मैं फाइनल वेलोसिटी बात करूं तो फाइनल वेलोसिटी हो गई माइनस 100 आई. माइनस u की बात करूं तो ये मेरा है 100 आई, क्योंकि ये प्लस आई के डायरेक्शन में है, डिवाइडेड बाई टाइम की जो वैल्यूज रखी है आपने 1 सेकेंड, तो यहां से आप बोल पाओगे ये वैल्यूज हो गई माइनस 200 आई. अब आपको ये बात समझ रही होगी कि यहां पे मैं लिख सकता हूं 200 डायरेक्शन इज माइनस आई न्यूटन. सो आपका जो फोर्स आया वो कितना आया, F अगर आपसे पूछे तो ये आएगा 200 न्यूटन का. अगर डायरेक्शन पूछे तो माइनस आई का ये डायरेक्शन है. मतलब इसके ऊपर जो फोर्स लगा वो टुवर्ड्स लेफ्ट लगा, कितने का, 200 न्यूटन का. तो केयर यहाँ पे क्या करनी है कि ये वेक्टर जो है वेलोसिटी वेक्टर है और इसको मुझे आई जे के फॉर्म में लिखना पड़ेगा. सो कभी भी डायरेक्टली वैल्यूज ऐसा मत पुट कर देना कि ये 100 है, ये 100 है, दोनों सेम हो गए तो चेंज 0 हो गया, फोर्स 0 हो गया. नहीं, आपको डायरेक्शन का प्रॉपर केयर करना है यहाँ पे. तो एक क्वेश्चन नॉर्मल पूछा जाता है इस फॉर्मूले के बेसिस पे कि dp बाई dt की वैल्यूज कितनी होगी, और दूसरा पूछा जाता है डेल्टा p इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी को लेकर के कि यहाँ पे कितनी वैल्यूज आएंगी. समझ में आई बातें? बोलिए यस नो तो बोल सकते हैं आप लोग. स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. स्क्रीनशॉट ले लीजिए. हो गया? हाँ सर. अब यहीं पे क्वेश्चन को तीसरा क्वेश्चन बना रहा हूं, देखिएगा. इस बार ये हमारा थर्ड क्वेश्चन. वन बाय वन कॉन्सेप्ट को समझते जाइए कि क्या क्या वेराइटीज दी जा सकती है. ये हमारा मैसिव वॉल है. सपोज करो एक बॉल को जिसका मास है 2 kg, ये इस तरीके से इसको वेलोसिटी दे रखी है और ये यहां पे आके टकराता है और टकराने के बाद ये ऐसा रिबाउंड कर जाता है. इस डायरेक्शन में वो ऐसा मूव कर जाता है और इधर वो आ रहा है. यहां पे टाइम आपको दे रखी है, वेलोसिटी हम मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड. दिस एंगल इज 37 डिग्री. दिस इज ऑल्सो 37 डिग्री. यहाँ पे इस 37 को बोलने का एक अप्रोच हो सकता है कि बोले ये बॉल वैसा ही रिएक्ट कर रहा है जैसा कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे करती हैं. तो वहां बस एक लाइन आपको मालूम होना चाहिए, बोथ एंगल आर सेम. अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा. 2 kg का ब्लॉक है, 10 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ आया, टक्कर किया, टक्कर की जो टाइम है वो दे रखी है, सपोज कर लो 2 सेकेंड.
टक्कर यहाँ पे हुआ और टक्कर के बाद सेम वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से ये रिटर्न हो जा रहा है। आप बता दीजिए फोर्स जो लगा वो कितना लगा, एफ की वैल्यूज। 1 मिनट का टाइम आपको दूंगा और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। कर पाएंगे सभी लोग? कर पाएंगे सभी लोग? आपके पास फॉर्मूला क्या है पहले वो लिखिए। dp इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी। एफ डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास आ गया, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। दिस कैन बी रिटन एज एम वी माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। बेसिकली आप देखो तो एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए है ये। अब यहां से आप कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको सोचना है। यहां देखिएगा, एफ विल बी इक्वल टू एम 2 kg फाइनल वेलोसिटी, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है। इस वेलोसिटी 80 न्यूटन, ओके, चेक कर लेते हैं। अब इसको आप क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। तो एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, ठीक है। इस वेलोसिटी को मैं रिजॉल्व कर रहा हूं, थर्ड क्वाड्रेंट में है, दोनों चीजें निगेटिव होंगी, आई भी और जे भी। तो दिस कैन बी रिटन एज 10 cos 37i माइनस साइन के साथ माइनस 10 sin 37j। ये हमारा फाइनल वेलोसिटी हुआ, माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अगर यहां पे कंपोनेंट आप करेंगे तो एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर आएगा। अब ये ऐसा है, कंपोनेंट करके देख लीजिए। अगर ये एंगल आपको दिया गया है 37, तो ये एंगल भी 37 आएगा। इधर वाला कंपोनेंट हो गया 10 cos 37, 10 cos 37 आई। ये माइनस है तो मैं, लेकिन इस माइनस के लिए ऑलरेडी ये बन जाएगा प्लस, सो 10 sin 37j होल डिवाइड बाई डेल्टा टी विल बी 2 सेकेंड। सो एफ विल बी, ये कुछ कैंसल आउट हो रहा है क्या, कैंसल आउट होगा क्या कुछ? ये 10 sin 37j से ये कैंसल आउट हो गया, तो आपका आया 2 इंटू 10 cos 37, 10 cos 37, तो आपके पास कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ 10। और cos 37 की वैल्यूज तो आप लोगों को मालूम होगी ना, कितनी होती है, 4/5, 4/5 होल डिवाइड बाई 2। इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 5 से 2 टाइम्स हो गया। कितना बोला था बेटा, 4 इंटू 4 इज नथिंग बट 16 न्यूटन विथ माइनस साइन। मतलब आपका जो आया वो ऐसा आया। हाँ जी, इतना आया था। सर 100 मीटर पर सेकंड ले लिया थी वैल्यू। अच्छा, ओके, आपने 100 लेकर के कर लिया था, चलो कोई बात नहीं। समझ में बातें आ रही हैं? हाँ सर। इसका मतलब है कि मुझे एक चीज समझ में आई यहाँ पे कि जब मैं v की वैल्यू पुट करूंगा वो हमेशा वेक्टर के फॉर्म में पुट करूंगा। ये चीज हमें समझ में अच्छे से आ जाती है। तो क्वेश्चन में जब भी देगा आप अच्छे से केयर के साथ क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर जाकर के उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। एफ की वैल्यूज मेरे पास कितनी आ गई, 60 न्यूटन एंड डायरेक्शन किधर हुआ, टुवर्ड्स लेफ्ट। सो ये मेरा हुआ फोर्स। तो इस पे 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं जनरली, दोनों टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दी। अब अगला पोर्शन हमारा है इंपॉर्टेंट, जो है वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। हो गया? यस सर। अब ये एक चौथा क्वेश्चन ऐसे ही आपको प्रैक्टिस के लिए दे देता हूं, घर से आप लोग कर लीजिएगा।
ये अर्थ सरफेस है, ये 5 kg का ब्लॉक है जो ऐसा टक्कर दे रहा है और टक्कर के बाद फिर ये ऐसा चला गया। दिस एंगल इज अगेन 37 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 37 डिग्री। मास कितना दिया हुआ है? मास क्वेश्चन में दे दिया 5 kg, वेलोसिटी दे दी 10 मीटर पर सेकेंड, डेल्टा टी की वैल्यूज दे दी 5 सेकेंड। अब आपसे पूछा है आप एफ की वैल्यूज कैलकुलेट करके बता दीजिए कितना आएगा। कर पाएंगे क्या? ये क्वेश्चन आप लोगों Yes, के sir. लिए होमवर्क रहेगा। इसको आप सिंपली, फॉर्मूला आपके पास है, एफ विल बी नथिंग बट एम इंटू वी माइनस यू डिवाइड बाई डेल्टा टी। वी को वेक्टर के फॉर्म में लिखिए। सबसे पहला काम आपका होगा वी को वेक्टर के फॉर्म में लिखना, ठीक है। तो वी को कोई बच्चा वेक्टर के फॉर्म में बताता क्या होगा। वी वेक्टर फॉर्म में फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, कितनी दे रखी है? 10 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ ये वर्टिकल के साथ एंगल है, काइंडली इस बात का आप केयर रखेंगे। अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड वर्टिकल के साथ है तो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा इसके लिए 10 cos 37 और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा 10 sin 37। आपको रिजोल्यूशन में सिखा चुका हूँ, रिजोल्यूशन में बताया था अगर ये y एक्सिस है, अगर ये x एक्सिस है, कोई वेक्टर यहाँ दिया है तो जिसके साथ एंगल दिया रहता है वो कंपोनेंट cos कंपोनेंट होगा। अगर ये सपोज फोर्स है और थीटा x के साथ है तो फोर्स का x कंपोनेंट हो जाएगा f cos थीटा और फोर्स का y कंपोनेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा f sin थीटा। अगर क्वेश्चन में इसके साथ थीटा ना देके इसके साथ देता तो y कंपोनेंट f cos थीटा हो जाता और ये कंपोनेंट f sin थीटा। तो एक स्टेटमेंट दिया था कि जिसके साथ एंगल बनाता है ये, जिस एक्सिस के साथ, वो एक्सिस वाला कंपोनेंट cos कंपोनेंट हो जाता है, जिससे आपको एंगल लेने की परेशानी से आप छूट जाते हैं। यहाँ से v को अगर आप लिखेंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ 10 sin 37 i प्लस 10, यहाँ से आ गया आपका cos 37 j। अगर आप u की बात करेंगे इनिशियल वेलोसिटी आपकी ये है। अब वर्टिकल का कंपोनेंट वर्टिकल के साथ दिया है, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट मुझे मिलने वाला है कौन सा? cos कंपोनेंट। तो यहाँ मिल गया 10 cos 37 और ये हो गया 10 sin 37। तो इसको कैसे आप लिखेंगे? ये i है, ये माइनस j, तो आप लिखेंगे 10 sin 37 i माइनस 10 cos 37 j। ये आपका v और u आ गया। मास दिया है, डेल्टा टी दिया है, तो यहाँ से f आप कैलकुलेट कर लेंगे इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में क्या होगा ये आप इजिली कैलकुलेट कर पाएंगे। यहीं पे आप लिख लीजिए f की वैल्यूज क्या होती है। इसमें से इसको माइनस कीजिएगा तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस प्लस बन जाएगा। तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ m v माइनस u अपॉन डेल्टा टी। दिस इज m इज हाउ मच? 5 kg। v आपका हो गया, इसमें से इसको माइनस किया तो ये माइनस साइन कैंसिल आउट आ गया। 20 cos 37 j डिवाइड बाई टाइम इज अगेन 5 कैंसिल हो गया। 20 cos 37 की वैल्यूज कितनी होती है? 4/5 j। सो ये हो गया अगेन 16 न्यूटन। j का मतलब हुआ डायरेक्शन आपका अपवर्ड है। सो आपको समझा, यहाँ पे f की वैल्यूज आपको मिल गई कितनी? 16 न्यूटन, डायरेक्शन इज अपवर्ड। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास f आ गया, 16 न्यूटन अपवर्ड। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली हम लोग f कैलकुलेट कर लेंगे, चाहे हॉरिजॉन्टल करके दे, वर्टिकल करके दे, कैसा भी करके दे, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में आता हूँ।
आगे चलूं? हाँ सर। स्क्रीनशॉट सबने ले लिया? चलो देखते हैं। अब यहां पे टॉपिक लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। टॉपिक क्या है बेटा? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सेंटर ऑफ मास मत लिख ले लीजिएगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या स्टेटमेंट बोलता है सुनना। इन द एब्सेंस ऑफ अ नेट एक्सटर्नल फोर्स, लिखना चाहेंगे तो आप लोग लिख लीजिए। इन द एब्सेंस ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स द मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज कंजर्व्ड। In the absence of net external force, the momentum of a system is conserved। क्या बोला, इसका मतलब समझिए। अगर किसी सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स 0 लग रहे हैं तो उस केस में जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा? कंजर्व होगा। ऐसा क्यों बोला समझिए। F इज इक्वल टू, आप बोल चुके हैं, dp बाई dt। अगर ये F ही 0 हो जाए तो मैं बोल सकता हूं dp इज इक्वल टू 0 dt, दिस इज नथिंग बट 0। अगर मैं इंटीग्रेट करूं P इनिशियल से P फाइनल तक और इधर भी इंटीग्रेट करूं तो मेरे पास जो वैल्यूज आएगी, dp का इंटीग्रेशन p आएगा कहां से कहां तक? p फाइनल से p इनिशियल तक, और ये वैल्यू मुझे मिलने वाली है 0। सो दिस कैन बी रिटन एज p फाइनल इज इक्वल टू p इनिशियल। सुनिएगा ध्यान से, p फाइनल जो है वो किसके बराबर हो गया? p इनिशियल के बराबर हो गया। ठीक है, तो यहां पे हम लोग बोल पाएंगे बड़े आराम से कि p फाइनल जो है p इनिशियल के बराबर। बट ये एक स्पेशल केस है, ये एक स्पेशल केस है। कब का केस है? ध्यान से सुनिएगा। जब सिस्टम के ऊपर F नेट 0 होता है तब हम बोलते हैं कि P फाइनल मेरा P इनिशियल के बराबर होगा। अब P फाइनल P इनिशियल के बराबर का मतलब समझिए। सपोज कीजिए कि ये एक m मास का ब्लॉक है जो जा रहा है किससे? u वेलोसिटी से। फिर इसके बाद ये गया, टक्कर के बाद ये रिटर्न बैक आ गया। अब मैं इसमें अप्लाई करना चाहता हूं, बता दीजिए कितना होगा। तो सिंपल मैं पूछूंगा P फाइनल कितना? P फाइनल मतलब mv, कितने के बराबर? mu के बराबर। तो यहां से मैं बोल दूंगा mv इज इक्वल टू mu। मतलब अब ये मेरा जो फंडा है, इस बात को मुझे समझना होगा कि सिस्टम कैसे मानेंगे। तो सिस्टम का बेस्ट एग्जांपल होता है, अगर आप लोगों ने, मैं राइफल बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, और ये आपका ट्रिगर्ड हो गया, ठीक है, ये राइफल है आपका। ये बेटा क्या होता है सुनना। अब यहां पे मैं बोलूं कि यहां पे दो चीजें हैं। कैपिटल M लिखता हूं मास ऑफ द राइफल को, मतलब ये राइफल का है, और स्मॉल m अगर नोटेशन दूं किसको? मास ऑफ द बुलेट को, जो यहां से निकलेगा। जब बुलेट यहां से निकलता है तो इसका एक और टेक्निकल नाम है जिसे हम बोलते हैं मजल वेलोसिटी। ठीक है, इसको मजल बोला जाता है, MUZZLE, मजल वेलोसिटी। तो यहां से जब वो निकल रहा होगा तो अब इसकी मास हमने बोल दिया, जो बुलेट है उसका मास है mv, मतलब कैपिटल M राइफल का मास, स्मॉल m बुलेट का मास। आप खुद से बता दो, जिस वेलोसिटी से राइफल बैक आता है, जिसको रिक्वायल वेलोसिटी बोलते हैं, रिक्वायल वेलोसिटी बोलते हैं, जिससे वो बैक आता है, उसकी वेलोसिटी मैंने बोल दी कैपिटल V, और स्मॉल v को मैंने बोला, स्मॉल v मेरा क्या है? ये v जो मेरा है ये है वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। अब अगर मैं राइफल बुलेट को एक सिस्टम मान करके चलूं तो ध्यान से सुनिएगा, इस सिस्टम के ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा है। जब बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा है तो मैं बड़े आसानी से बोल पाऊंगा कि जब इस पे बाहर से फोर्स नहीं लगा है मतलब F नेट 0 है। अगर F नेट 0 है इसका मतलब है
कि P फाइनल जो होगा वो P इनिशियल के बराबर होगा, बट P फाइनल किसका? पूरे सिस्टम का। तो पूरे सिस्टम का P फाइनल कैसे लिखेंगे? मास कैपिटल M, मास ऑफ द किसका? राइफल इनटू उसमें वेलोसिटी ऑफ द राइफल। ठीक है, ये मेरा प्लस, अब मैं बोलूंगा क्या यहां पे? मास, सॉरी स्मॉल m लिखता हूं, मास ऑफ द बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ द मेरा क्या हो गया? बुलेट। और ये पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा बेटा? 0 के बराबर, क्योंकि इनिशियली राइफल और बुलेट दोनों रेस्ट में हैं, सो P इनिशियल 0। बट यहां पे एरो मार्क करता हूं जिससे बातें आपको समझेंगी। अब M, सॉरी यहां से नीचे लिखता हूं, कैपिटल M इंटू कैपिटल V विल बी इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, माइनस ऑफ M इंटू स्मॉल v। अब यहां से आप बोल पाओगे कि जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी होगी इस v को मैं बोल सकता हूं माइनस ऑफ mv डिवाइडेड बाई कैपिटल M। अब ये क्या हो गया? किस वेलोसिटी से वो पीछे आएगा, और ये माइनस साइन बता रहा है कि बुलेट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, ये अगर v का डायरेक्शन है तो ये मेरा डायरेक्शन होगा कैपिटल V का रिक्वायर्ड वेलोसिटी। तो यहां से आप अगर सिंपल समझोगे कि मास जो है किसका? राइफल का, जितना ज्यादा मास होगा उतना कम पीछे ये जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यूज अगर मैं ज्यादा करूंगा तो V छोटा होगा, अगर इसकी वैल्यू मैं घटाऊंगा तो V मेरा बढ़ेगा। मतलब आपको समझ में आ रही है बात? यहाँ पे अगर मुझसे पूछ दे कि व्हाट इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द राइफल और मास ऑफ द राइफल, मास ऑफ द बुलेट, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, ये तीन चीजें दी रहे तो डायरेक्टली आप रिक्वायर्ड वेलोसिटी यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला हमने कहां से डिराइव किया? विद द हेल्प ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से, कि सिस्टम पे एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लग रहा था। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा था तो मैंने इजिली बोल दिया कि भाई यहाँ पे P फाइनल P इनिशियल के बराबर था। इनिशियली राइफल और बुलेट दोनों रेस्ट में थे, तो P इनिशियल 0 हो गया। जब इनको फायर किया गया तो बुलेट बाहर निकला स्मॉल v वेलोसिटी से, तो राइफल भी पीछे आया कैपिटल V वेलोसिटी से। क्यों पीछे आया उसका एक्सप्लेनेशन ये माइनस साइन दे देता। मतलब हमें समझ में आ गया कि माइनस साइन हमें ये बता रहा है कि राइफल पीछे जाएगा। अब हम लोग बोलते हैं कि इस चीज का हेल्प हम लोग ले सकते हैं कॉलिजन में। जब कॉलिजन टॉपिक पढ़ा जाता है तो उसमें हम लोग इसका हेल्प लेते हैं। कैसे, इस बात को समझिएगा। स्क्रीनशॉट यहां तक ले लीजिए, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये कॉलिजन का एकदम फाउंडेशन है, आपको बेसिक बातें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब यहां से देखिए, यहां से डायरेक्टली आप क्या बोल पाएंगे? ठीक है, वो वैल्यूज मैं कर रहा हूं। अब सपोज करो कि ये एक ब्लॉक था, इस ब्लॉक ने दूसरे एक ब्लॉक इसके साथ टक्कर मारी, तो टक्कर मारा तो इसने एक फोर्स लगाया और एक फोर्स इसने लगाया। अब मैं बोलूं कि इन दोनों को मैं एक सिस्टम मान लेता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब अगर इन दोनों को एक मैं सिस्टम मान लूं तो इसने जो फोर्स लगाया और जो इसने फोर्स लगाया, दिस फोर्सेस आर इंपल्सिव फोर्सेस एंड इंटरनल टू द सिस्टम। अगर मैं बोलूं कि इन दोनों को मिला करके एक सिस्टम मैंने मान लिया, तो अब ये पूरा का पूरा सिस्टम हो गया और उस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं वर्क कर रहा है, इसका मतलब है कि एफ नेट मेरा 0 हो गया। जैसे ही मैंने बोला एफ नेट 0 हुआ, मेरे दिमाग में एक बात आई, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलता? एफ नेट 0 होने पे P फाइनल P इनिशियल के बराबर होगा। मतलब यहां से मैं बोल दूंगा डायरेक्टली कि F इज इक्वल टू 0, F को लिखा जाता है वही dP बाई dt इज इक्वल टू 0, सो P फाइनल इज इक्वल टू P इनिशियल। अब यहाँ पे मोमेंटम मेरा कांस्टेंट है, तो एक का m1 u1 प्लस m2 u2
विल बी इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये है मेरा फॉर्मूला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। जब दो ऑब्जेक्ट अलग अलग वेलोसिटी से मूव करके एक दूसरे में टक्कर मारते हैं और उनको हम मान लेते हैं कि दे आर द सिस्टम, और सिस्टम पे नेट कोई फोर्स नहीं लगा, जो फोर्सेस लगे वो इंटरनल टू द सिस्टम थे, तो हम ये फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। मतलब अगर मैं आज की बातें करूं कि आज हम लोगों ने टोटल क्या सीखा, अगर सम के तौर पे बात करें कि टोटल कितनी बातें हमने आज सीखी, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहला हमारा फॉर्मूला आया, P जो था वो mv के बराबर था। दूसरी बात हमने सीखी, dp बाई dt जो था वो था m dv अपॉन dt प्लस v dm अपॉन dt के बराबर। फिर हमने सीखा कि डेल्टा p जो होगा ये इक्वल होगा, f के टर्म में लिखता हूं, f इंटू डेल्टा t के। यहां से इंपल्सिव फोर्स f डिफाइंड किया, डेल्टा p बाई डेल्टा t, जिसे लिखा m इंटू v इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर माइनस u अपॉन डेल्टा t। फिर इसके बाद और आगे हम लोग आ गए, तो यहां से हम लोगों ने चर्चा किया था v रिक्वायल वेलोसिटी, और उसकी वैल्यूज क्या आई थी याद करो। यहाँ पे आया कैपिटल M, यहाँ पे आया माइनस साइन के साथ स्मॉल m, स्मॉल v b लिख देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। ठीक है, और डायरेक्शन कैसा ये हमें समझ में आ गया। और पांचवा फॉर्मूला हमारे पास आज बना, P फाइनल इज इक्वल टू P इनिशियल इफ F नेट विल बी इक्वल टू 0। एंड यहां से हमने बोला m1 u1 प्लस m2 u2 विल बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। मतलब इतनी चीजें आज हमें लीनियर मोमेंटम के रिगार्डिंग में समझ में आई कि ठीक है ये चीजें हो सकती हैं। P मेरा mv के बराबर dp बाई dt डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगा। अब यहाँ पे दो केस बन गए, m कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, v कांस्टेंट होगा तो क्या होगा। डेल्टा p f इंटू डेल्टा t के बराबर आया, वहां से इंपल्सिव फोर्स हमने कैलकुलेट कर लिया। राइफल के साथ क्वेश्चन दे तो रिक्वायर्ड वेलोसिटी हमने निकाल ली। p फाइनल p इनिशियल करके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो होगा वो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। 6 पॉइंट जो है वो समझिएगा। अब मैं बोल रहा हूं P मेरा बराबर है mv के, बट काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ mv स्क्वायर के। तो मैं ऐसा करता हूं, हाफ नीचे में मास लिखता हूं, तो ये मेरा टर्म हो गया m स्क्वायर v स्क्वायर के, और m स्क्वायर v स्क्वायर को मैं p स्क्वायर लिख सकता हूं, मीन्स p स्क्वायर अपॉन 2m। यहां से ऐसा कर लीजिए, p स्क्वायर अपॉन 2m हो गया, ये किसकी वैल्यू हो गई, k की। सो 2km will be nothing but p square, therefore p is equal to under root 2km। मतलब लीनियर मोमेंटम का अगर काइनेटिक एनर्जी के साथ भी रिलेशन पूछे तो ये हमारे पास p की वैल्यूज आ गई अंडर रूट 2km, या काइनेटिक एनर्जी की बात अगर करेगा तो मैं डायरेक्टली बोलूंगा p स्क्वायर अपॉन 2m। इतने फॉर्मूले हुए और इन्हीं फॉर्मूले के बेसिस पे हमारे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। अब फिर कल नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें कि इसमें और कितने वेराइटीज के क्वेश्चन आएंगे, प्लस कॉलिजन किस तरीके से डिफाइंड होगा और क्या होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।